हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 दैट इज मूवमेंट्स फॉर वुमेन्स राइट्स। नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास्ट में जो है, हमारे हिस्ट्री में जो है, क्या वुमेन्स उस टाइम पे एक अच्छे पोजिशन में थी या क्या वो ऑप्रेस होती थी उस टाइम पे, किस तरह के प्रॉब्लम से उभर के आई हैं वुमेन, क्या क्या उन्हें सहना पड़ा है, किस तरह का सोसाइटी था उस टाइम पे, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। द पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स इक्वालिटी, द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 1974 एंड द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ 1975 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन जनरेटेड अ न्यू इंटरेस्ट ऑन वुमेन्स इशू। अब जो है, अच्छा पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस चैप्टर में बेसिकली फैक्चुअल डिटेल्स ज़्यादा है रैदर देन वो डिटेल्स जहाँ पे आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। वुमेन किस तरह के ऑपरेशन से गुजर के आई हैं वो एक चीज़ है जो बस समझने की चीज़ है, दैट्स इट। बाकी इस चैप्टर में जो भी है वो सब फैक्चुअल डिटेल्स है जो आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई फैक्ट्स देख रहे हैं प्लीज़ नोट इट डाउन। मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली हर वीडियो में बोलती हूँ और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इस चैप्टर में काफ़ी फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टुवर्ड्स इक्वालिटी एक रिपोर्ट है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट था कमेटी का, एक कमेटी का जो कि बैठी थी। स्टेटस ऑफ वुमेन जो था 1974 में वो कैसा था, क्या नहीं था, वो इस रिपोर्ट में था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन 1975 में हुई थी जो कि एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन को उन्होंने डिक्लेयर किया था। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में कहा था कि एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन जो है ये हम अब से लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जब चीज़ें होने लगी तब जो है लोगों का वो इंटरेस्ट आया कि वुमेन्स के इश्यूज़ क्या हैं, किस किस प्रॉब्लम से वुमेन गुजर रही है, उसको जानने की जो इच्छा है या जो क्यूरियोसिटी है वो इसके बाद जनरेट हुई। ठीक है, जो 1975 की रिपोर्ट थी कमेटी की, उसने ये दिखाया कि 1911 से हमारे इंडिया में जो वुमेन का कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कैसे ख़राब है? वो इसीलिए ख़राब है क्योंकि वुमेन को हमेशा जो मेन था, जो मेन कम्युनिटी थी, जो मेन जेंडर थे, वो हमेशा लुक डाउन अपॉन करते थे। मतलब हमेशा उन्हें अपने से नीचे समझते थे। जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ थी, बच्चों को संभालना, घर की देखभाल करना, मम्मा पापा का देखभाल करना, अगर शादी हो गई तो सास ससुर का देखभाल करना, दीज वेर द वर्क्स वुमेन यूज टू डू। उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो बाहर आके पब्लिक मीटिंग्स, कोई जॉब हो, उस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एडुकेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये वुमेन को इतना मिलता नहीं था। स्पेसिफिकली जो पुअर वुमेन होती थी उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था कुछ भी। ठीक है, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, ये सब उनको कुछ तो मिलता नहीं था, प्लस उनके साथ जो होता था वो होता था डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर, ये सारी चीज़ें वुमेन के साथ होती थी। उनके सैनिटेशन का भी ध्यान नहीं रखा जाता था और वुमेन बेसिकली क्या हो गई थी उस टाइम पे, वो बस एक सेकेंडरी रोल हो गया था उस सोसाइटी में। वो सिर्फ मेन के जो है अंडर काम करती थी, वो सेकेंडरी थी मेन के। मेन वेर द सुपीरियर वंस एंड दे वेर इंफीरियर टू द मेन कम्युनिटी। ठीक है, टू द मेल कम्युनिटी, नॉट मेन कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी। ठीक है, दिस वॉज द कंडीशन ऑफ वुमेन उस टाइम पे। ठीक है, और नॉट जस्ट दैट, वुमेन को ये भी कंसिडर किया जाता है सोसाइटी में कि वुमेन ये तो औरत है, ये क्या ही करेगी, ये तो डम है, इसके पास तो इंटेलेक्ट ही नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, डम है, कुछ नहीं आता, बोलने नहीं आता, करने नहीं आता। दीज वेर द टैग्स वुमेन यूज टू गेट उस टाइम पे। ठीक है, और वो हमेशा जब वो अनमैरिड रहती थी तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती थी, और जब मैरिज होने के बाद व्हेन शी यूज्ड टू गेट मैरिड तो वो डिपेंडेंट हो जाती थी अपने हस्बैंड के ऊपर। दिस वॉज द कंडीशन विच यूज टू टेक प्लेस। डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑब्वियसली। अगर किसी एक पेरेंट्स का कोई एक पेरेंट है, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो ऑब्वियसली अगर उन्हें प्रायोरिटाइज करना है किसी के एडुकेशन पे तो वो क्या करेंगे, अपने लड़के के एडुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। लड़की के लिए अगर वो कुछ पैसा वो जोड़ रहे हैं तो वो सिर्फ डाउरी के लिए जोड़ते थे, दहेज के लिए, दैट्स इट। एडुकेशन बिल्कुल नहीं मिलती थी लड़कियों को। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ वुमेन।
और जो लोअर कास्ट के वुमेन थी उनका तो कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब था, ठीक है, उनके साथ तो और भी ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था उनको, ना उनको एडुकेशन मिलती थी, ना हेल्थ केयर में कुछ उनको इम्पोर्टेंस मिलती, ना उनका हेल्थ का ध्यान रखा जाता था, ना उनको सही रिसोर्सेज मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था उन्हें, ठीक है। जितने भी पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज थी, जैसे साइंटिस्ट्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इसमें तो वुमेन दिखती ही नहीं थी, ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड फील्ड्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, इट वॉज सेटअप, ये सेटअप हुआ पार्लियामेंट में 1990 में। क्यों सेटअप हुआ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ताकि जितने भी वुमेन के राइट्स हैं, जितने भी लीगल राइट्स हैं, उसको सेफ किया जा सके, सेफ गार्ड किया जा सके, ठीक है। फैक्चुअल डिटेल, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1993 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 33% रिजर्वेशन दिया है लोकल बॉडीज जैसे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज में, 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए दिया गया है थ्रू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है ना, वुमेन पंचायत में खुल के आ पा रही थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही थी, कम से कम वो कुछ बोल पा रहे थे, अपने ओपिनियंस रख पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। टूवर्ड्स इक्वालिटी जो 1974 की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने ये चीज़ हाईलाइट की कि जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है वुमेन के लिए, कि उनका एडुकेशन, उनकी लिटरेसी पे जो चीज़ें हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगी, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में आई थी, ठीक है। लेट मी रीड दैट आउट। The report has highlighted in the National Perspective Plan for Women 1988 to 2000, the Shram Shakti Report 1988 and the Platform for Action, 5 years after an assessment. Over the years, it had become clear that changing laws were little useless unless there's a will to implement them and unless there's an education and literacy. This would make women aware of their rights and allow them to exercise effectively. तो ये सारे रिपोर्ट्स में ये चीज़ें आ रही थी कि वुमेन अभी सोसाइटी में किस जगह पे स्टैंड करती। तो 5 साल तक ये रिपोर्ट्स में सारी जो सर्वेज थे, जो असेसमेंट्स थे सोसाइटी की, कि वुमेन किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है इवेंचुअली, अगर लॉज, जैसे लॉज बहुत सारे आ रहे थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, तो क्या इट वाज अफेक्टिंग, क्या इससे वुमेन अपलिफ्ट हो रही थी। तो इवेंचुअली 5 साल बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुआ सबको कि सिर्फ लॉज लाने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है ऑन ग्राउंड, तब तक देयर इज नो यूज ऑफ ब्रिंगिंग और मेकिंग लॉज, ठीक है। उसके बाद होता है एंटी डाउरी मूवमेंट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब जो है डाउरी इज समथिंग जिसमें शादी, दहेज बेसिकली, तो शादी अगर किसी एक लड़की की किसी एक लड़के से हो रही है, तो जो लड़की की फैमिली होती है, जो मम्मा पापा होते हैं लड़की वाले के, उन्हें या तो कैश या तो काइंड, ठीक है, कैश या काइंड में जो लड़की के डिमांड्स होते हैं उसको फुलफिल करने होते हैं। एंड ऐसा देखा गया था उस टाइम पे कि अगर दहेज सही से नहीं मिलता था तो लड़कियों को जला दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, हैरेस किया जाता था। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन। और क्या होता था कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि लड़कियों को जला दिया गया है बिकॉज दहेज सही से नहीं मिला है, एंड देन जाके पुलिस में ये लिखवा देते हैं कि उसने सुसाइड किया है, खुद जल गई, खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के। दैट्स हाउ द थिंग यूज टू हैपन। तो उसके लिए भी काफ़ी कमिटीज़ आए, काफ़ी लॉज बने। तो जस्ट लुक एट दैट। तो एक था प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन ऑफ हैदराबाद। इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट शुरू किए डाउरी के अगेंस्ट, ठीक है। फैक्चुअल डिटेल, लेट 1970s में दिल्ली जो है, दैट बिकेम द फोकस ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी एंड वायलेंस इन्फ्लिक्टेड ऑन वुमेन इन द मैरिटल होम। जो भी उसके साथ वायलेंस होता था, जो भी उसके साथ मारपीट होती थी, लड़कियों को मारा जाता था, पीटा जाता था, क्यों? क्योंकि दहेज सही से नहीं मिलता था, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी, ठीक है। स्त्री संघर्ष, महिला दक्षता समिति, ये दो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो डाउरी के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है। स्त्री संघर्ष बहुत इफेक्टिवली काम कर रही थी और महिला दक्षता समिति भी बहुत इफेक्टिवली काम कर रही थी। लेटर एक जॉइंट फोरम एज एन 2-3 जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो एक साथ मिल के एक जॉइंट उन्होंने फोरम बनाया जिसका नाम था दहेज विरोधी चेतना मंडल, ठीक है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग
कॉन्शियसनेस अगेंस्ट डाउरी, कि लोगों को अवेयर करे कि डाउरी जो दहेज है वो कितनी बुरी चीज़ है, दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए। दहेज के खिलाफ लोगों को अवेयर करने के लिए ये जो जॉइंट फोरम था वो सामने आया था। ठीक है, फैक्चुअल डिटेल्स है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं। 498A CRPC, इसको जो है अब जो देश के जितने भी हस्बैंड्स थे उन्होंने बोला कि 498A CRPC को अमेंड करो, ये जो है इस क्लॉज को अमेंड करो, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो क्लॉज दिया हुआ है इसे अमेंड करो। इसके थ्रू अब ये क्या था, 498A CRPC था क्या, ये था कि अगर कोई कंप्लेंट जाती है पुलिस स्टेशन में कि कहीं किसी फैमिली ने दहेज लिया है और मारा पीटा है दहेज के बाद एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दहेज लिया है, ठीक है, तो क्या होता था कि उस खानदान के मतलब जिसके लिए ये कंप्लेंट जाती थी उसको उठा लिया जाता था और जेल में रख दिया जाता था विदाउट इवन एनी ट्रायल। तो हस्बैंड्स ने यही बोला कि पहले आप सही से इन्वेस्टिगेट करो, ट्रायल का प्रोसेस रखो, देखो कि क्या ये जो कंप्लेंट है ये वैलिड है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने झूठा कंप्लेंट कर दिया हो मेरे अगेंस्ट, है ना। तो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रायल होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द हस्बैंड्स डिमांडेड कि उसे अमेंड करो उसको, क्योंकि किसी भी ऐसे ही रैंडमली हमें उठा ले रहे हैं बिकॉज ऑफ अ सिंपल कंप्लेंट। कभी कभी वो कंप्लेंट गलत भी होती थी, दैट इज़ वाई दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट कि उसे अमेंड करो। ठीक है, 1999 में 1990s में जो है दहेज के थ्रू जो लड़कियां मर रही थी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, 1999 में इंटरनेशनल सोसाइटी अगेंस्ट डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग इन इंडिया ने एस्टिमेट किया कि 25,000 ब्राइड्स हैड बीन किल्ड और मेम्ड ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ डाउरी डिस्प्यूट। आप समझ रहे हो, 25,000 लड़कियों को मारा जाता है हर साल इंडिया में बिकॉज उन्हें दहेज सही से नहीं देते हैं फैमिली को। ये किसने बताया, 1999 के इंटरनेशनल सोसाइटी अगेंस्ट डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग इन इंडिया ने। फैक्चुअल डिटेल 2000 में एक यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया कि ऑन एवरेज 5 Indian women a day were killed in accidental kitchen fires by husbands whose demands for dowry payments had not been met। मतलब this is such a horrible thing। in the year 2000 यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये चीज़ सामने आई कि ऑन एन एवरेज हर दिन इंडिया में 5 इंडियन वुमेन की डेथ होती थी उनके किचन में, कि किचन में आग लग गया और उनकी डेथ हो गई, जो कि बेसिकली उनके हस्बैंड्स करते थे। क्यों? क्योंकि उनको सही दहेज नहीं मिलता था। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में भी बोला कि क्या होता था ना कि किचन फायर्स हो जाते थे। किचन मतलब बेसिकली मोस्टली जो वुमेन थी ना, जो पत्नियां थी, उनकी डेथ होती थी किचन में। ठीक है, और ये साजिश होती थी हस्बैंड्स की। तो इट यूज टू बी मर्डर, बट देन क्योंकि किचन में डेथ होती थी तो जो हस्बैंड्स होते थे या जो उनकी मैरिटल जो उनका ससुराल होता था लड़कियों का, वो जाके कहते थे पुलिस को कि ये जो है ये मर्डर तो नहीं है, ये एक्सीडेंट है। और कई बार पुलिस को घूस दे के भी वो उनका मुंह बंद करवा देते थे। इसीलिए डाउरी डेथ्स जो है दहेज के थ्रू जो मर रहे थे लोग, वो और इंक्रीज हो रहा था क्योंकि पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी घूस खा के। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था इस टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही थी डाउरी दहेज की और डोमेस्टिक वायलेंस की, कि हस्बैंड्स मार पीट रहे, अगर पत्नी मर नहीं रही है उसका मर्डर नहीं कर रहे हैं तो उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी बदतर हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो डाउरी था, दहेज था, डोमेस्टिक वायलेंस था, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि पहली बात तो लॉ को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करो। जो लॉज पेपर पे हैं वो पेपर पे ही रह जा रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो उसे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करो। दूसरी चीज़ ये कि एडुकेशन बढ़ाओ। जितना आप एडुकेट करोगे लोगों को, जितना आप अवेयर करोगे, एडुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाओ। जितना आप एडुकेट करोगे, जितना आप अवेयर करोगे लोगों को, उतना ज़्यादा दहेज के थ्रू जो लोग मर रहे हैं वो कम होगा। दोज केसेस विल गो डाउन जितना आप लोगों को एडुकेट और अवेयर करोगे। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मास एडुकेशन हो और सोशल प्रेशर भी हो कि आप प्रेशराइज करो इसको। एक ऐसा ऑफेंस बना दो डाउरी को कि मतलब लोग कापे, थर कापे इस चीज़ को करने से पहले, किसी से दहेज मांगने से पहले। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 पास हुई थी, बट वो फेल हो गई क्योंकि वो उस तरह का दबदबा नहीं बना पाई थी सोसाइटी पे।
तो वो डाउरी को एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बना पाई थी। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि पुलिस जो है, कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकती है कि वो उसको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, ठीक है। यूजुअली 3-4 साल की सज़ा मिलती है, ठीक है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो एक्ट पास हुई थी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, ये इसने डाउरी को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं ट्रीट किया था, मतलब नहीं कर पाई थी उस चीज़ को। तो डाउरी हो रहा था, किसी को डर ही नहीं था कि भाई जेल थोड़ी होने वाली है, कुछ थोड़ी होने वाला है, तो हम लेते हैं, चलो। तो ऐसा था। फिर महिला दक्षता समिति ने एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी, इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया, डाउरी के बारे में, डाउरी के थ्रू जो दहेज के थ्रू जो हैरेसमेंट हो रही है, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उसके अगेंस्ट लोगों को अवेयर किया, बताया, रिपोर्ट्स ली, ठीक है। तो ये चीज़ें उसने की। इवेंचुअली क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए ना, सेक्शुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, वायलेंस के अगेंस्ट, पुलिस कस्टडी में भी अगर किसी वुमेन को रखा जा रहा था तो वहाँ पे भी उसके साथ हरासमेंट हो रही थी, ठीक है। जो यूज़ ऑफ केरोसिन है या ऑर्डिनरी किचन फॉयल फ्यूल है टू बर्न वुमेन, थ्रोइंग एसिड्स ऑन वुमेन, ये सारी इतना जो वायलेंस हो रहा था और इसके लिए जो मूवमेंट्स आ रहे थे ना, उसके उन सभी मूवमेंट्स के रिजल्ट में क्या हुआ, एक प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट पास हुआ 2005 में, और वो इफेक्ट में आया अक्टूबर 2006 में। बट अभी भी इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह है, चाहे आप गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी दहेज लिया जाता है। बट as a responsible citizen of this country, I would always tell you guys not to take dowry, neither to take dowry nor to give dowry. ना दहेज लो, ना दहेज दो। With this we come to the end of this video. And एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगी, always remember कि कितना ऑपरेशन औरतों ने सहा है अपने पास्ट में, तब जाके वो आज इस पोजीशन पे है। और आज भी बहुत सारी वुमेन बहुत ऑप्रेस्ड है, ऐसे बहुत से सेक्शंस है सोसाइटी के जहाँ पे वुमेन आज भी ऑप्रेस्ड है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन अराउंड यू, no matter who that is, your friend, your girlfriend, sister, mother, anybody and everybody, any stranger also. Do respect them, not just women but also men. Respect every individual, humans, animals, every single creature around you should be respected by you. ठीक है? Always respect them. With that, this is the end of the video and the chapter. And yes, if you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Do share the video as much as you can. इस वीडियो के एंड में आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आप मेरे चैनल को चेकआउट भी कर सकते हो। वहाँ पे बाकी जितने भी वीडियोस हैं वो वहाँ पे हैं। आप प्लेलिस्ट को भी अगर आप टैप करोगे तो यू विल गेट ऑल द वीडियोज़। डू चेक देम आउट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।